आज हम अपने डिस्कशन की कड़ी में मौलिक अधिकारों की चर्चा करने वाले हैं और मौलिक अधिकारों के अलावा भी संवैधानिक जो प्रावधान है हमारे देश में तथ्यात्मक रूप से हम उनको आपके सामने रखेंगे। यद्यपि इतना ज़्यादा डिटेल आपका सिलेबस नहीं है, फिर भी एक सामान्य जानकारी की दृष्टि से आप इस देश के नागरिक हैं, आप सरकारी सेवा में जाने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। वैसे भी आज प्राइमरी कक्षाओं से आप देखिए तो किताबों के पीछे या आगे वाले पेज पर हमारा जनगणमन रहता है, राष्ट्रीय गीत रहता है, साथ में हमारे संवैधानिक तथ्यों को भी डाला जाता है, जिसमें से आपके मौलिक कर्तव्य डाले जाते हैं, आपके मौलिक अधिकारों को भी कहीं कहीं डाला जाता है। तो हम बच्चों को संविधान के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। जब हम सब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमको भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हमने इसको इस विषय में शामिल किया है। प्रत्यक्ष रूप से ये विषय वस्तु नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सारे भावों के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार हम सभी को राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। मौलिक शब्द का अर्थ होता है कि जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, वो अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। हमारे संविधान में इनकी संख्या 7 रखी गई थी, लेकिन बाद में 42 अमेंडमेंट 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक मौलिक अधिकार हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें संविधान देता है। किसके विरुद्ध देता है? स्टेट के विरुद्ध देता है, राज्य के विरुद्ध देता है, सरकार के विरुद्ध देता है। ये जो मौलिक अधिकार हैं, इसे हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि 1215 में इंग्लैंड में क्रांति हुई। वहां के नागरिकों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और वहां की जो क्राउन थी, महारानी थी, उनसे अपने अधिकार मांगे। आखिर वहां की महारानी को नागरिकों के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और एक कागज पर लिखित में उनको अधिकार दिए। उस कागज को इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो जब भी हमें ऐसे अधिकार मिलते हैं जैसे इंग्लैंड में 1215 में मिले थे, तो हम बरबस ही उसको कह बैठते हैं कि ये तो हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। बारी बारी से मैं आपको बताता हूं। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसमें हमारे देश में सभी समान हों, ऐसी व्यवस्था की गई है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। सब समान होंगे। किसकी नजर में? राज्य की नजर में, कानून की नजर में कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसीलिए अनुच्छेद 14 में इस सपने को साकार करने के लिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। कानून के सामने सब बराबर हैं। न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न पुरुष है, न स्त्री है। विधि के लिए सब समान है। अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसका धर्म अलग है, वो अलग नस्ल का है, अलग जाति का है, अलग लिंग का है। लिंग का मतलब पुरुष है या स्त्री है। ऐसा सोचकर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। जितने भी सरकारी उपक्रम होंगे
और उसमें सेवा करने का, उद्यम करने का अवसर दिया जाएगा, तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। 17 में हमारे भारत की सबसे बड़ी कुरीति थी अस्पृश्यता, छुआछूत, उसको समाप्त कर दिया गया। जब तक ये छुआछूत समाप्त नहीं होगी अनुच्छेद 17 के अनुसार, तब तक समाज में समानता नहीं आ सकती। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कहा गया कि अब कोई राजा महाराजा अधिराजा नहीं होगा, कोई सम्राट नहीं होगा, सभी आम नागरिक होंगे और सबके संबोधन के लिए उपाधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सिर्फ 2 संबोधन होंगे, श्री यानी मिस्टर और सुश्री या श्रीमती, मिस या मिसेज। इनके अलावा आपके नाम के आगे और कोई उपाधि संबोधन के लिए नहीं लगाई जाएगी, केवल कुछ को छोड़कर। जैसे यदि आपने डॉक्टरी की है तो एमबीबीएस आपने किया है तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं। जैसे आपने पीएचडी किया है, रिसर्च किया है, तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं। या विदेश ने आपको कोई उपाधि दी है तो राष्ट्रपति की अनुमति से आप वो उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। या सेना मेडल्स आपको मिलते हैं तो आपके नाम के आगे वो लगाए जा सकते हैं, वीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता, ऐसे कुछ छूट दी गई है। लेकिन राजा महाराजा सूबेदार ये सब नहीं लगेंगे। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। यानी हमें आजादी है। कैसी आजादी? हर तरह की आजादी। मुझे बोलने की आजादी है, मुझे लिखने की आजादी है, मुझे घूमने फिरने की आजादी है, मुझे कोई भी काम करने की आजादी है, कुछ भी आस्था रखने की आजादी है, कहीं भी रुकने की आजादी है, घूमने की आजादी है। ये सारी आजादियां हैं, मुझे मिलनी चाहिए। इन सब की व्यवस्था आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में की गई है। हमारा आर्टिकल जो 19 है उसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। बोलने की, अभिव्यक्ति, प्रेस की आजादी, इसी में 19A या 19 बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी। प्रेस का मतलब मीडिया। मैं अपनी बात करने के लिए, बोलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूं, मुझे आप रोक नहीं सकते। पर इस पे एक प्रतिबंध है, आप अपने राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ दे, सामाजिक जो सहिष्णुता है उसको बिगाड़ दे, दंगा करवा दे, उपद्रव करवा दे, ऐसा भाषण आपका अवरुद्ध होगा। कहीं भी मैं एकत्रित होकर सभा कर सकता हूं, कोई भी संगठन बना सकता हूं, देश में कहीं भी आ जा सकता हूं, देश में कहीं भी निवास कर सकता हूं और अपना व्यापार आजीविका चलाने के लिए कोई काम कर सकता हूं। ये सब स्वतंत्रताएं मुझे अनुच्छेद 19 देता है उस राज्य के खिलाफ। जित क्लियर? अच्छा, इसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। जैसे आप सम्मेलन करें, करिए, लेकिन हथियार उसमें नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक सम्मेलन कीजिए, शांतिपूर्वक आप सभा कीजिए। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अगर आप पर किसी ने आरोप लगाया तो आप अपने आप को निर्दोष सिद्धि के लिए किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पुलिस ने अरेस्ट किया, किसी कारण से अरेस्ट किया, तो सबसे पहले तो ये कानून है कि पुलिस बिना कारण बताए आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। फिर भी कर ले तो 24 घंटे के अंदर समीपस्थ न्यायालय में आपको प्रस्तुत करें। नहीं करती है तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप वकील हायर नहीं कर सकते, तो सरकार वकील उपलब्ध कराएगी आपको अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में। तो आप अपने आप को दोषी सिद्ध कीजिए। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर मान लीजिए आपके ऊपर, आपके घर में घुसकर किसी ने अटैक कर दिया, तो अपने प्राणों की रक्षा करना आपका दायित्व है। हो सकता है कि अपने प्राण बचाने के लिए सामने वाले अटैकर का प्राण आपको लेना पड़े, आपके हाथ से मर्डर हो जाए अपनी रक्षा में, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपको आजादी है, आपको स्वतंत्रता है, आप अपना बचाव करेंगे। ऐसे ही अनुच्छेद 21 को में एक नया अधिकार जोड़ दिया है,
86वां संविधान संशोधन सन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 22 आपको गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण देता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप आतंकवादी नहीं है, आप नक्सलाइट नहीं है, एक सामान्य कोई आपसे काम हुआ तो शक के आधार पर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपको अरेस्ट वारंट चाहिए, तभी पुलिस या कोई भी आपको बंदी बना सकता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जबरदस्ती किसी से काम करवाना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना शोषण है। भले ही आप सामने वाले व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसका मन नहीं है वो काम करने का, तो वो उसका शोषण है। तो आपका कोई शोषण करेगा तो वो कानूनन अपराध है। संविधान में अपराध उसको बताया गया है। खासकर 14 वर्ष से कम बच्चों को तो आप काम करवा ही नहीं सकते हैं। आप कितनी भी सैलरी उसको दें, लेकिन नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध किया गया। कई लोग बच्चों को बेचते हैं, विदेशों में बेचते हैं, बंधक बना के काम करवाते हैं, इसको प्रतिषेध किया गया है। जबरदस्ती काम करवाते हैं, प्रतिषेध किया गया है। 24 में बाल श्रम, 14 वर्ष से कम बच्चों से आप काम करवाना बाल श्रम की श्रेणी में आएगा और ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। धार्मिक स्वतंत्रता, ये 25, 28, 29, 25 और 28 में है। 25, 26, 27 और 28 इसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। यानी अपने देश में रहकर आप किसी भी धर्म को मानिए, अपने धर्म की पूजा कीजिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, अपने धर्म की शिक्षा दीजिए, अपने प्राइवेट स्तर पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं उसको ग्रहण कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई जबरदस्ती नहीं है, धर्म की आज़ादी है। ऐसे ही अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति शिक्षा का अधिकार है। आपको अपनी संस्कृति बचानी है, पूरी आज़ादी है। और लास्ट में अनुच्छेद 32 में दिया है, 31 हट गया, 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसे 42वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है और उसे 300 क में जोड़ दिया गया है। तो अब आपको क्या है, लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर मान लीजिए आपको सारे मौलिक अधिकार मिले, बढ़िया बात है, और मान लीजिए सरकार ने आपके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए, तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके उपरोक्त किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दो ही न्यायालय हैं हमारे देश में, एक तो सर्वोच्च न्यायालय और दूसरे उच्च न्यायालय, जहां पर आप रिट जारी करवा सकते हैं, अपील कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। 5 प्रकार की रिटें हैं। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको अरेस्ट कर लिया है, वो पुलिस भी हो सकती है, वो कोई प्राइवेट आदमी भी हो सकता है, जबरदस्ती आपको बंदी बना के काम करवा रहा है, या पुलिस ने आपको 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए अपने थाने बिठा के रखा है। क्यों? अगर मान लीजिए ऐसा आपके साथ हुआ है प्राइवेट स्तर पे या सरकारी पुलिस के द्वारा, 24 आवर्स के अंदर आपको न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, तो आप या आपके माध्यम से कोई समाजसेवी या कोई भी मानव सेवा जो करने वाले व्यक्ति हैं वो, या मानव अधिकार आयोग, कोई भी आपकी तरफ से कोई भी जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। और उस अपील में आपकी सुनवाई होगी और जिसने आपको बंदी बना रखा है उसके खिलाफ एक रिट जारी होगी, उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और इस आदेश में लिखा होगा कि जो व्यक्ति आपने अरेस्ट किया रखा है उसको सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। न्यायालय स्वयं उससे पूछेगा कि आपको क्यों और क्या अरेस्ट करने के बाद में आपके साथ क्या बदसलूकी हुई है या नहीं हुई है। दूसरी रिट होती है परमादेश। यह उस अधिकारी के खिलाफ जारी होती है कि जो आपका काम करने के लिए बनाया गया है और फिर आपका काम नहीं कर रहा है। जैसे आपका काम है और उसको उस काम को वही कर सकता है। जैसे मान लो कलेक्टर है, सरकारी अधिकारी है, उसको हमारी फाइल पे साइन करना चाहिए, हम इस जिले के निवासी, लेकिन वो साइन नहीं कर रहा है, हमें ऑफिस के चक्कर कटवा रहा है, लास्ट में वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। तो मान लीजिए आप भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते हैं, कलेक्टर आपकी फाइल पे साइन नहीं कर रहा है,
तो आपके पास अंतिम एक अवसर है कि आप हाई कोर्ट में लगा दीजिए, पिटीशन लगा दीजिए, रेड पिटीशन लगा दीजिए, तो उसके खिलाफ वहां से परमादेश मैंडेमस जारी हो जाएगा और उस कलेक्टर से कहा जाएगा कि इट इज योर ड्यूटी सो प्लीज डू इट, इसलिए आप इसको कीजिए। ये परमादेश होता है। प्रतिषेध लेख होता है। ये प्रोविजन क्या है, प्रोहिबिशन होता है ये। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय में कोई सुनवाई चल रही है, अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल 233 में अधीनस्थ न्यायालय जिला कोर्ट है, म्युनिसिपल कोर्ट है, ग्राम न्यायालय है, वहां पे कोई मामला चल रहा है और वो आपने वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि साहब ये मामला यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उसके खिलाफ ये प्रतिषेध देखा जाएगा। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, रोक देना, वहीं रोक दो आप इसको, हमारे पास भेजो। चौथी रिट है उत्प्रेषण, सर्टेरियो। सर्टेरियो का मतलब होता है कि ये भी अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी होती है ये रिट। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो मामला हमारे पास भेजा हाई कोर्ट में, उससे और अधिक जानकारी हमको भेजिए, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस केस से संबंधित और अधिक जानकारी चाहता है, तो वो रिट जारी की जाएगी, उत्प्रेषण। और पांचवा है अधिकार परीक्षण लेख। मान लीजिए आप किसी पद पर बैठे हुए हैं और आप उस पद के हकदार नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बैठे हुए हैं, तो आपके खिलाफ अधिकार परीक्षण लेख, कोई वारंटू जारी हो जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या अधिकार है जिससे आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ये है भाग 4 है हमारे संविधान का, उसमें डीपीएस दिए हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। इसमें ही कहा जाता है कि राज्य जो है वो अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करे, तो कल्याणकारी नीतियां बनाए, और कल्याणकारी नीतियां वो कैसे बनाएगा उसके लिए हम मार्गदर्शक इसमें डाल रहे हैं संविधान में। वो मार्गदर्शक है नीति निर्देशक तत्व, वो सिर्फ मार्गदर्शक है, और मार्गदर्शक में कई बातें, यानी नीति निर्देशक तत्वों को, यानी संविधान के भाग 4 को, यानी संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, चैलेंजेबल नहीं है, केवल आपके लिए एक नैतिकता है, आप उनको मानिए। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। अब इसमें क्या क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें हमारे पर्यावरण से संबंधित जो एक बिंदु आएगा वो हमारे लिए खासा इंपॉर्टेंट है, 48 को, जिसमें लिखा है पर्यावरण की सुरक्षा करें, यानी करना चाहिए। 38 में लिखा है राज्य लोक कल्याण में वृद्धि करे, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले ऐसी व्यवस्था करे। 39 का कहता है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, जैसे वकील नहीं आप खरीद सकते उसको वकील ने, समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। 39 ख में लिखा है सार्वजनिक धन का स्वामित्व, नियंत्रण तथा नियंत्रण सरकारी तौर पर रहना चाहिए। और 39 ग धन का समान वितरण होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन होगा तो स्वराज की स्थापना होगी। तो ये 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और अनुचित दशाओं का, प्रसूति का, ये सब काम करना। 43 में लिखा है कर्मचारियों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यह भी हमारे देश में नहीं है, पर ऐसा कहा गया है कि आप कर सकते हैं। 40 में अनुसूचित जाति, जनजाति, जो दुर्बल समाज है, उनके हितों की अभिवृद्धि के लिए आप लोग उनको अतिरिक्त सहायता दे सकते हैं। 47 में पोषण, आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को, ये सब चीजें दी है। 48 में कृषि पालन दिया गया है, पशुपालन को बढ़ावा दें, कृषि को बढ़ावा दें। 48 को पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण में 48 को आपसे पूछ लिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में, पर्यावरण की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों को आप संरक्षित कीजिए। और 50 में लिखा है कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग अलग रखिए, स्वतंत्र रखिए। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, इसकी आप कोशिश कीजिए। ऐसे ही हमारे अधिकार हो गए, मार्गदर्शन भी हो गया। अब नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, बाद में जोड़े गए, ये भाग 4 में बाद में जोड़े गए और ये भी चैलेंजेबल नहीं है। अनुच्छेद 51 में ही इनको क करके जोड़ दिया गया है। मौलिक संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य हमको दिए गए थे, यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हमें देश के लिए, लोगों के लिए क्या करना चाहिए, हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और वर्तमान में ये मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं, पहले 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता के लिए बना है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ये 11वां मौलिक अधिकार बना है अभी।
तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, 1976 में से जोड़ा गया, रूस से लिया गया वैसे ही। चलिए, पहला है मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले जो लोग हैं उनके जो विचार हैं उनको अपने हृदय में सजो के रखें। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, जब भी जरूरत पड़े देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पहुंच जाइए। भारत के सभी लोगों में समरसता, एकजुटता बनी रहे, भ्रातृत्व भावना बनी रहे, इसकी आप पूरी कोशिश करें, ये आपका कर्तव्य है। भारत की सामाजिक संस्कृति बनी रहे, गौरवशाली परंपरा बनी रहे, ये आपका कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, 7वां मौलिक अधिकार है आपका। 8वां, वैज्ञानिक सोच रखिए आप। ये जो दकियानुसी बातें हैं और जो बेकार का चलन चला आ रहा है समाज में, उसको दूर रहे, वैज्ञानिक सोच रखिए आप अपनी, है ना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में जहां भी आप काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं, घर में, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो देश उन्नति करेगा। और 11वां, जैसे मैंने ये बोला था, माता पिता के लिए। तो ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य। इसके बाद है परीक्षा उपयोगी सीधे तथ्य, डायरेक्ट फैक्ट डाल दिए हैं, कुछ रिपीट हो जाएंगे, कुछ नए आएंगे, तो इनको आप पढ़िएगा, मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटॉन। दो भिन्न समुदाय, जैसे एक तरफ भेड़िए हैं, एक तरफ शेर है, दो समुदाय हैं, उनके बीच का जो एरिया है उसको इकोटॉन बोलते हैं। क्लियर हो गया? जहाँ एक शिकारी है, एक शिकार है, इनके बीच का क्षेत्र इकोटॉन है। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास स्थायी, उसे एक्यूमेन बोलते हैं। एक मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदचाप कहते हैं। पर्यावरण, जैविक अजैविक भौतिक, ये सब बता चुका हूँ। इकोसिस्टम, जैविक समुदाय, ये सब बता चुका हूँ। पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं, ये बता चुके हैं। इकोलॉजी पूरी पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये शब्द किसने दिया, ये बता चुका हूँ। डार्विन ने उद्विकास सिद्धांत दिया है, इसको आप समझ लीजिए। चार्ल्स डार्विन ने 2-3 सिद्धांत दिए हैं। जो सर्वोत्तम है वही जीवित रहेगा। डार्विन ये कहता है कि इस दुनिया में जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगा, तो कमजोर वो मर जाएगा। जैसे दो पौधे हैं, एक ताकतवर पौधा है, एक कमजोर पौधा है, तो ताकतवर पौधा तो जिंदा रहेगा और जो कमजोर पौधा है वो मर जाएगा। तो यानी जो सर्वोत्तम है वही जीवित है। दूसरा, हर जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है ना। शेर हिरण का शिकार कर रहा है, हिरण घास खा रहा है, सब संघर्ष कर रहे हैं। संसाधन के अनुसार संतुलन बनेगा सब, और कुछ मर रहे हैं, कुछ जी रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, तो संतुलन बना हुआ है। सभी जिएंगे तो संतुलन कैसे बनेगा? बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाएगी। सबसे स्थायी परतंत्र महासागर का होता है, मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसको मैं आगे छोड़ रहा हूँ। ये सब आपको बता चुका हूँ, सब ये चीज़ें हो चुकी हैं, आप पढ़ लेना, सब कुछ बता चुका हूँ इसके बारे में। ये सब हो गया है। इकोसिस्टम तो बहुत अच्छे से अपन लोगों ने पढ़ा है, बस यही तथ्य बार बार रिपीट हो रहे हैं इसमें। ये सब 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 हो चुका है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन मापने के लिए पायल हेलियोमीटर का उपयोग करते हैं। भूमि जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषक आर्सेनिक तत्व है, ये प्रदूषण बता चुका हूं मैं। वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्राय अंश प्रति मिलियन में मापा जाता है, ppm। ठीक है। वायु में प्रतिशत में मापी जाने वाली आर्द्रता को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को मापने वाला जो यंत्र है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। वायु दाब बता चुका हूँ, विनाइट्रीकरण बता चुका हूँ। चलिए, मैं ग्रुप वनस्पति बता चुका हूँ, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, हॉटस्पॉट भी आपको बता चुके हैं। मिनीमाटा रोग पारा मरकरी से हो जाता है, इससे इंपॉर्टेंट है। इटाइटाई नामक कैडमियम के प्रदूषण से रोग हो जाता है, इटाइटाई, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े शहरों में वाहनों के कारण लेड शीशा छूट रहा है, हमारी सांस में जा रहा है, कैंसर हो रहा है। मैं हॉटस्पॉट बता ही चुका हूँ मैं आपको, ये सब नॉर्मल मेयर्स के बारे में सारी चीज़ें हो चुकी हैं। भारत के हॉटस्पॉट 4 है, वो बता चुके हैं हम आपको। तालाब में क्लोरीन की अधिकता के कारण इसमें तैरने वाले जीवों की त्वचा जल जाती है। पानी में रहने वाली जीवों की त्वचा क्यों जल जाती है? क्लोरीन के कारण, ये आप बता देना। हमारे फेफड़ों में जो कोयले में खदान में काम करते हैं उनके फेफड़ों में रोग हो जाता है, उसको फुफ्फुस धूलमेहता कहते हैं। फ्लाई ऐश नामक दहन प्रदूषक पत्थर के कोयले या कोल दहन से उत्पन्न होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक ह्यूमेलियन कहलाते हैं। अम्ल वर्षा के अध्ययन रोकथाम के कार्य करने का
अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ओस्लो में है, इसकी नॉर्वे राजधानी है। यानी आजकल आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उससे अम्ल वर्षा हो रही है, जिससे हमारा ताजमहल खराब हो रहा है, जीव जंतुओं के शरीर की त्वचा बीमारियां हो रही हैं। इन सबको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है ओस्लो, वहाँ पे काम होता है। तो आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इन सबको आप पढ़ना, ये मैंने आपने पढ़ने के लिए छोड़ दिया क्योंकि ये सब रिपीट हो रहे हैं, ऑलरेडी मैं वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ इन सबकी, फिर भी आप लोग इसको पढ़ना। और कल जब हम मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट नई चर्चा करेंगे।